हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ओके, सो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टुडेज टॉपिक। ओके, सो ये एक इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है। आज जो हमारा पहला सेशन है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश, और आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। ओके, सो हम लोग सब बात करते हैं, पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में, और कहीं ना कहीं डिस्कशन होता है कि हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसा करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं और मेंस में भी पूछते हैं, और इसका रेफरेंस दे के भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस के बारे में बताता है। अब पीपल्स फेथ क्या है भाई, लोगों का फेथ क्या है, लोगों का भरोसा क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं। किसी भी देश में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका क्या भरोसा होता है, क्या बिलीफ होता है, क्या उनकी विल है, क्या चाहत है, उस सब का एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इसका बेसिक्स है। ये डॉक्यूमेंट बनाया ही गया है किसके लिए, एक पर्टिकुलर किसी देश के लिए, किसी एक मुल्क के रहने वाले लोगों के भलाई के लिए, कि उनकी चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी बेहतरी किस में है, उनका वेलफेयर किस में है, उनकी विल क्या है, उस सबको कलेक्ट करके एक जगह डॉक्यूमेंट में रखने की कोशिश की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। एक मूल जो नियम है, या जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक नियम की ज़रूरत है, एक लॉ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक कंट्री में बहुत भिन्न भिन्न जाति के, धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, मेल फीमेल, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर तरीके के लोग रहते हैं। तो सबके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सबके अधिकारों को प्रिजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन सब का कलेक्शन है। तो इसे हम बोलते हैं इट्स नथिंग बट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी कि बेसिक लॉ जो है वो बात करता है किसी भी कंट्री की, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहली चीज़ हो गई, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। इट इज़ नथिंग बट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। ओके, मूविंग ऑन, all other laws and customs shall conform to the constitution in order to be legally valid। कहने का मतलब ये है कि जितने भी किसी भी कंट्री में और नियम हैं या लॉज हैं या जो भी कस्टम्स हैं, कस्टम्स कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, हर एक रिलीजन के अपने कस्टम्स होते हैं। हिंदू धर्म के कुछ अपने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, चाल चलन, तौर तरीके। मुसलमानों के या इस्लाम धर्म के कुछ अलग होते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ या कहीं किसी भी ट्राइबल एरिया में चले जाएँ, या जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो हर एक कम्युनिटी के, हर एक रिलीजन के कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। तो जितने भी अदर लॉज हैं या कस्टम्स हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि वो लीगली वैलिड हो जाएं, कि वो लीगली वैलिड हों और उनको कोर्ट की तरफ से प्रिजर्वेशन मिले, तो उन सब लॉज को, कस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करना पड़ेगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनका कहीं कोई ओरिजिन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कहीं कोई बात की गई है, या उनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रखा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ यही है, ऑल द लॉज एंड कस्टम्स शैल कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड। अगर कोई इंसान आके कहता है कि भाई नहीं, ये प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है सदियों से, लेकिन अगर कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, या कोई उसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्वेशन नहीं मिला है, या कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहीं कोई एज ए लॉज के फॉर्म में अगर नहीं डाला गया है, तो वो उसको कहीं पर भी लीगली चैलेंज नहीं कर सकता। तो इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड ऑफ एनी लॉज एंड कस्टम इट शैल कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होना चाहिए। तो यही बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस का डॉक्यूमेंट है, ये एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो ये बात हो गई इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा है ऑथर्स ने, इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड। किसी भी लैंड में, यानी कि किसी भी धरती पर, किसी भी कंट्री में, चाहे वो छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो,
ये एक सुप्रीम लॉ है, यानी कि इससे ऊपर लॉ कोई नहीं है। अगर कोई भी नियम है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है, या कोई भी कानून है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी मैच नहीं होती है, या संविधान से उसका कोई सोर्स नहीं है, या उसका रूट नहीं दिखाता है, तो हम उसे लॉ नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन से ही फैच करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकालते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड। सबसे सुप्रीम लॉ जो है लैंड का वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये कई बार एज इट इज़ एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, और आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दी जाते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए एग्ज़ाम में आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेमवर्क एंड द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ईदर इट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जितने भी किसी भी देश के अंदर जो सरकार के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स से मतलब उसके अंग, यानी कि उसकी जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, या एग्जीक्यूटिव हो, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका हो, या आपके कार्यपालिका हो, या आपके विधायिका हो, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, विधान परिषद, या संसद, ठीक है, आपके लोकसभा, राज्यसभा, या इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उनका जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कहते हैं जिसके ऊपर वो बनी है, जिस बेस पे वो बनाई गई हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, यानी कि फंक्शंस, फ्रेमवर्क एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो सब किस पे बेस होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि फ्रेमवर्क एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वैल्यू है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम करने का तरीका है, या आपके जितने भी विधानसभा, विधान परिषद, संसद, ठीक है, वो सब जितना भी है काम करने का तरीका जो है वो सब किस पे बेस्ड होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, जिसे हम बोलते हैं नागरिकता। तो नागरिकता है क्या? नागरिकता जो है वो किसी भी सरकार की, उस किसी भी देश की गवर्नमेंट जो होती है और उस देश के रहने वाले लोग हैं उनके बीच में संबंध को दर्शाती है, या जिसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तो सिटीजनशिप विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जिक्र भी, इसका जो बात की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है कि सिटीजनशिप क्या होगी, नागरिकता कौन कैसे होगी, कौन लोग नागरिक होंगे, कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, किन को नागरिकता दी जाएगी। तो इन सब का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदी में हम कहते हैं इसे लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र में, यानी कि जिस कंट्री का जो चलाने का सिस्टम है वो वहाँ के लोगों से डिपेंड करता है। यानी कि हम ही लोग तो MPs MLA को चुन के राज्य आपके लोकसभा में भेजते हैं, या जो MLAs होते हैं, जो आपके जो स्टेट की जो विधानसभा होती है या किसी राज्य की विधानसभा होती है, तो वहाँ हम उन्हें चुन के भेजते हैं, तो वही लोग सरकार चलाते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो कोई भी कंट्री जहाँ पर सरकार या कोई प्रधानमंत्री या वहाँ का जो मेन पर्सन होता है वो डेमोक्रेसी से चुन के आता है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ के लोगों के आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स कहते हैं आदर्श, कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विल है, आपकी क्या एस्पिरेशंस है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों के आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस को शो करता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ के लोगों का क्या आदर्श हैं, क्या हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्या हमारी विल है, क्या हमारी चाहत है, तो उन सब का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ कॉल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ रूल बुक ऑफ अ नेशन। किसी भी देश की जो कानून की किताब है, नियम की किताब जिसे हम बोलते हैं, रूल बुक ऑफ द नेशन, कोडिफाइंग द रूल ऑफ द लॉ, यानी कि जो भी लॉज हैं या जो नियम बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ही बनेंगे।
और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो मैंने आपको सब बता ही दिया कि ये लोगों का फेथ है, ये लोगों के एस्पिरेशंस हैं, ये फंडामेंटल लॉ है, जितने भी अदर लॉज एंड कस्टम्स हैं अगर उन्हें वैलिड होना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से होंगे। ये एक सुप्रीम लॉ है किसी भी लैंड का, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलते हैं। सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कितना बड़ा टर्म है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन कोडिफाइंग द रूल ऑफ द लॉ। तो आई थिंक इन जनरल मैंने काफ़ी डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, मेकिंग और फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हर बार आप देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में इस टॉपिक के ऊपर से ज़रूर मिलता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे या फ्रेम कैसे हुआ। तो सबसे पहले इट वॉज फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उस टाइम में जब ये आज़ादी के आसपास की बात है, जब ये बनना स्टार्ट हुआ, जब इसकी बात आई कि भाई इस इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम में थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे कि आपकी सभा होती है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से उस टाइम में क्या थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वर्ड जो पूछा गया है इलेक्टेड, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्टेड थी, सेलेक्टेड थी, क्या थी। तो इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है कि फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि उस टाइम की जो भी लोकसभा रही होगी या जितने मेंबर्स रहे होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कितने मेंबर्स थे, उनके द्वारा इसको फ्रेम किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फॉर्मली अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949, यानी कि फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको फ्रेम किया, फॉर्मली अडॉप्ट हुआ ये 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एज डिजायर्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो फॉर्मली अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 और फाइनली जो उसमें आया, एक्शन में आया, जैसे हम बोलते हैं केम इन टू फोर्स, कि उसके बाद से नियम बनना स्टार्ट हुए। तो केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कई बार ऐसा हुआ है कि ये डेट्स देके पूछ लिया जाता है कि कब फ्रेम हुआ, कब फॉर्मली अडॉप्ट हुआ, किस डेट में ये एक्शन में आया, केम इन टू फोर्स। तो इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनी। सो जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, या आज की डेट में हम कह लें लोकसभा, अगर आपको समझने में आसानी हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन 1946 प्रपोजल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उस टाइम में जब एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, आप सब जानते हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसका पर्पज़ ही यही था कि एक तरीके का वो प्रपोजल लेके आए थे टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब ये इंडिया आज़ाद होगा 1947 के बाद, जब भी आज़ाद होने का उस टाइम, क्योंकि पहले से डेट तो डिसाइड थी नहीं कि किस डेट में होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं आज़ादी की बात की, तो 47 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, उसके लिए जो था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई, ठीक है। अब आप बात करते हैं आगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या? इट वाज अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ 385 मेंबर्स। इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 385 मेंबर्स थे। इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 385 मेंबर्स। अब ये मेंबर्स कहाँ से आए, कैसे बने, कौन लोग थे, इसकी भी हम बात कर लेते हैं आगे। इसमें 292 जो थे, 292 वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। यानी कि जो 292 मेंबर्स थे वो कहाँ से आए थे? जैसे आज की जो विधानसभा होती है, जो स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर होती है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, स्टेट असेंबलीज, वहाँ के जो मेंबर्स थे, एमएलएस थे, उन्होंने चुन के भेजे 292 मेंबर्स। तो 292 वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और जो बाकी के 93 मेंबर्स थे, तो 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। तो उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि हैदराबाद और भी कई प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट्स ने जहाँ पर विधानसभा का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पर प्रिंसली कॉन्सेप्ट था, मतलब प्रिंस थे, प्रिंसली कि जो लोग पहले
इंडिया के जो है में इंडिया में ऐसे शामिल नहीं हुए थे, बाद में उनको जोड़ा गया, ठीक है। तो 93 मेंबर्स जो थे वो कहाँ से आए, प्रिंसली स्टेट से। तो इस तरीके से टोटल मिला के बन गए आपके 385 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, उस टाइम पर एक पार्टी थी दैट्स कॉल्ड मुस्लिम लीग। ये भी बहुत एक्टिव पार्टी थी, जो शुरुआत से ही एक अलग देश की, मुसलमानों के लिए या मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से एक अलग देश की मांग करती आती थी। तो मुस्लिम लीग ने क्या डिसाइड किया, मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स मेंबर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग ने अपने मेंबर्स को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग करने की कोशिश की और अलग कर ही लिया उसको, ठीक है, विद द क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान ऑन जुलाई 16, 1947। यानी कि जो मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर्स थे या जो भी मुस्लिम लीग के जो इलेक्शन होने के बाद जो जीत के आए थे, तो वो जितने भी मेंबर्स थे उनको जिन्ना ने कहा कि भाई आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे, आप अपनी एक सेपरेट असेंबली बनाएंगे, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ऑन जुलाई 16, 1947 को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई फॉर पाकिस्तान, ओके। तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्ट नहीं किया। ये भी आप बहुत ध्यान रखें, ये कुछ डेट्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, कई भी बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी लास्ट ईयर के अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देखें तो उसमें डेट्स को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए गए, और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डेट्स को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कितने मेंबर्स थे, किस डेट में ये पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, किस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, किस डेट में ये फॉर्मली अडॉप्ट हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ा फैक्चुअल डेटा जो है फॉर स्टेट सर्विसेज काम आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया गॉट रिड्यूस टू 299, क्योंकि पहले ये 385 मेंबर्स थे जिसमें मुस्लिम लीग के भी एडिड थे। बाद में जब मुस्लिम लीग ने अपने मेंबर्स को अलग करने की कोशिश की, अलग कर लिया, तो ये मेंबर्स घट के रह गए आपके 299, यानी कि 299। अब उस 299 में 229 फ्रॉम प्रोविंसेस, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के आए थे, और बाकी के 70 वो प्रिंसली स्टेट्स से। तो 299 इस तरीके से हो गया, यानी कि पहले थे 385 मुस्लिम लीग के अलग होने से पहले, और जब मुस्लिम लीग उसमें से अलग हो गई तो मेंबर्स रह गए आपके 299, 229 फ्रॉम प्रोविंसेस प्लस 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी कुछ मीटिंग्स से स्टार्ट हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले मीटिंग्स होती हैं कि भाई कौन कैसे क्या बनाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो पहली मीटिंग हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट टुक प्लेस ऑन दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली इसकी मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका सबसे पहला इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इंटरिम कहते हैं मतलब पहला स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी कोई फाइनली प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं। इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और पहली मीटिंग हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद सब्सिक्वेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्शन के द्वारा, यानी कि ही गॉट इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन इलेक्शन के दौरान इलेक्शन हुआ, और उसके थ्रू वो क्या बने, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, वो बाद में बनेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि ऑन विच डेट द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको याद ध्यान रखना है कि किस डेट में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए। इसके बाद अब असेंबली ने क्या किया, असेंबली ने अलग अलग कामों को करने के लिए कमेटीज़ का निर्माण किया। तो असेंबली फॉर्म्ड मेजर कमेटीज़ टू आउटलाइन दी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशंस। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो उसको कैसे बनाना है, कौन किस पार्ट को बनाएगा, उसके लिए अलग अलग कमेटीज़ की आउटलाइनिंग की गई। कैसे कैसे कमेटीज़ थी, जैसे कि एक कमेटी थी कमेटीज़ ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर्स। तो इसको बनाने के लिए जो है ये 2 कमेटी बनाई गई, और दोनों को का इंचार्ज किसे बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो बोथ दी कम्युनिटीज़ वर हेडेड बाय दी JL नेहरू। इसी तरीके से कमेटी बनाई गई एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि फंडामेंटल राइट्स किस कौन लिखेगा, कैसे बनेंगे, एडवाइजरी कमेटी कैसे बनेगी। तो इन दोनों कमेटी का हेड बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई माइनॉरिटीज़ के लिए।
कमेटी ऑन कंसेशन ऑन माइनॉरिटीज़ और कम्युनिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इस तरीके से अलग अलग काम को करने के लिए कमेटीज़ का निर्माण किया गया और उसके अलग अलग मेंबर्स बनाए गए। इसके लिए आप और थोड़ा डिटेल में जाइए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए तो आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। फाइनली क्या हुआ, जितनी भी कमेटी बनाई गई इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बाद में ये रिपोर्ट्स जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस की गई। तो ऑल दीज कमिटीज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स विच वर वाइडली डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जितनी भी कमिटीज़ थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट की, जिन्होंने इस रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से अध्ययन किया। अब आगे बात करते हैं, जितनी भी ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटीज विच बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। एक रिसेस पीरियड था, मतलब गैप सा आ गया था बीच में, फ्रॉम जुलाई 1947 से लेके सितंबर 1948। तो एक रिसेस पीरियड रखा गया था, गैप जिसे बोलते हैं। इसमें कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण की बात होगी फ्रॉम जुलाई 1947 टू सितंबर 1948। इस बीच में इन सारी कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था। और फाइनली ये क्या कब बना, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था फाइनली जो फॉर्म्ड हुआ, जो एक ड्राफ्ट की फॉर्म में बन के आया, ये बना आपका 29 अगस्त 1947 और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन इसका चेयरमैन था, किस डेट में ये ड्राफ्ट की फॉर्म में बन के आया, 29 अगस्त 1947। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब इस को फ्रेम करने के लिए, इसको ड्राफ्ट करने के लिए जो अदर मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, तो जो अदर मेंबर्स थे वो 2 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स। कौन कौन थे वो, नाम मैं बता देता हूँ, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एंड K.M. मुंशी। तो ये 2 अलग अलग 2 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स, तो ये भी उसके मेंबर्स थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके बाद क्या हुआ, द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच केम आउट इन ओपन इन February 1948 फॉर द पब्लिक ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑन इट। तो जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं कि पहली बार जब कोई चीज़ बन के सामने आती है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, उसमें कुछ हमें लोगों की ओपिनियन लेनी होती है, राय लेनी होती है कि अगर आपको कोई इसमें कमी लगती है तो आप बताइए, जिससे कि फाइनल जो ड्राफ्ट बने, जो फाइनल कॉपी बने, उसमें कोई कमी की गुंजाइश ना हो। तो जो एक पहला ड्राफ्ट बन के आया था वो सबसे पहले पब्लिक में कब आया, इन February 1948, जिसमें पब्लिक की ओपिनियन मांगी गई और उनका रिएक्शन पूछा गया कि भाई आप अपना रिएक्शन दीजिए कि किस तरीके का है, क्या कमियां हैं, क्योंकि लोगों के लिए ही बनाना था, लोगों के लिए ही था ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक पब्लिक की राय नहीं पूछी जाएगी, पब्लिक का रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्या कमी है, ऐसा तो नहीं कहीं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का इसमें कोई जिक्र ना किया गया हो, या उनके राइट्स की बात नहीं की गई हो, या उनके कस्टम्स के ट्रेडिशन को कहीं ओवरलुक कर दिया गया हो। तो इसलिए पब्लिक का रिएक्शन लेना, पब्लिक का ओपिनियन पूछना बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्री ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉर पब्लिक। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई विच हेल्ड इन नवंबर 1948, जिसमें क्या किया गया, जितने भी प्रोविजंस थे ड्राफ्ट के, जो ड्राफ्ट के अंदर लिखा गया था, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई इन नवंबर 1948। भाई पब्लिक में आने के बाद फिर जब मीटिंग हुई तो उसमें जितने भी प्रोविजंस थे वो सारे डिस्कस किए गए। इसके बाद, डिस्कशन के बाद, फाइनली रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके सिग्नेचर हुए इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। फिर मैं बात बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ भी किया है ये वर्ड, द फाइनली रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम अभी तक उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फॉर्म में नहीं लिया गया था, उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनके सिग्नेचर हो गए कब, 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, एंड व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड एंड अडॉप्टेड। यानी कि इस डेट में 26 ऑफ नवंबर 1949 में ये जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको
एज ए पास डिक्लेयर कर दिया गया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसी के बेस पे अब इसमें कोई चेंजेस होंगे तो आगे होंगे, लेकिन अभी तो ये पहला कॉपी जो है ये फाइनल हो गई है और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जो लास्ट सेशन था उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो था 24 जनवरी 1950। तो उस लास्ट सेशन में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उनको यूनानिमसली माने एक मत होके उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया गया। तो अभी तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट नहीं हुए थे, अभी तक वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। 24 जनवरी 1950 को जो कि लास्ट सेशन था उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसमें उनको यूनानिमसली एक मत होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कितने मेंबर्स थे, 284 मेंबर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइंड द ऑफिशियल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। यानी कि 284 मेंबर्स ने उस कॉपी को, यानी कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी उसको साइन किया। साइन करने के बाद वो इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950। तो उसी दिन को हम लोग आज की डेट में 26 जनवरी के तौर पे एज ए रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रीज़न है 26 जनवरी 1950। इसलिए इस डेट को याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो था हमने इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, इफेक्ट में लेके आए और इसको हम एज ए रिपब्लिक डे की फॉर्म में मनाते हैं। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगले जो सेशन है, अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ ली गई, भाई फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई, ठीक है, और अमेंडमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन का मिला जुला एक पार्ट है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, ठीक है, अनुसूचियाँ हैं, सूचियाँ, अनुसूचियाँ जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, या पार्ट्स हैं, जितने भी भागों में बांटा गया है, वो सारी चीज़ें जो है हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और जिससे कि मैं और इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए शेयर करता रहूँ और आपके पढ़ने के तरीके को और आसान कर दूँ, आपके लिए समझना और आसान कर दूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, या इंडियन पॉलिटी को। सो आज के लिए इतना ही। So thank you very much for today's session. Thanks for watching.